देखिए स्टूडेंट, तो अपन चालू करते हैं अपना ये पेपर सॉल्व करना। जो मैंने पहला टेस्ट बनाया है, पहला सेट है ये, ठीक है। इसमें आपकी 1 से लगा के 5 यूनिट तक का पूरा आना है, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या MCQs आ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत वल रेखा और समबाहु पृष्ठ के बीच में कितना एंगल होता है। तो ये आपको भी पता है कि विद्युत वल रेखाएं कैसे निकलती हैं। लाइक मान लो ये हमारा एक सर्कल हुआ, ठीक है, सर्कल कोई गोलीय चालक है, ठीक है। इसमें जो बल रेखाएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं आपको भी पता है। इसके लंबवत बाहर क्यों निकलती हैं, अगर इसके अंदर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और समबाहु पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है ये, तो डेफिनेटली ये वाली यहाँ पे क्या होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट MCQ, उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अर्थात विद्युत बल रेखा और समबाहु पृष्ठ के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ओके। सेकंड देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो आपने पढ़ा होगा समविभव, वो क्या बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है कि जब भी हम क्या होता है किसी चालक में उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर जाते हैं तो लंबाई के साथ या दूरी के साथ उसके विभव में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, ठीक है, जिसे हम विभव पतन बोलते हैं। उसी विभव पतन की दर को क्या बोलते हैं हम, विभव प्रवणता, ओके। तो उसका रिलेशन क्या होता है हमारा E का और dV/dx का होता है, ठीक है। और माइनस चिन्ह क्यों आया यहाँ पे, माइनस क्यों आया, माइनस ये बताता है कि लंबाई के साथ साथ विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलिए तीसरा MCQ देखते हैं। तीसरा है कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा है या कार्य है, इन दोनों की ही इकाई क्या होती है हमारी जूल होती है। इसके बाद है एक घनाकार बर्तन के केंद्र पर +Q आवेश रखा है, ठीक है, और घन से निर्गत हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए। एक बात बताओ, किसी भी फ्लक्स होता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घन है, क्यूब है। क्यूब कैसे बनता है हमारा, क्यूब पहली बात तो हमारी देखो 3D की आकृति है। 3D मतलब 3D और 2D में क्या अंतर होता है, 2D वो होता है जिसके पास सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन 3D क्या होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आ जाती है। जैसे कि आपका कोई कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 10-10 मीटर है, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है, घन के आकार का हो गया। अब इसके सेंटर पे यहाँ पे इसने कोई +Q चार्ज रख दिया है, ठीक है। तो सीधी बात है भैया, बल रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजरेंगी, देखो इस पृष्ठ से गुजरेंगी, इससे गुजरेंगी, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, एक सामने वाले से, एक पीछे वाले से। यानी कहने का मतलब ये चूंकि 6 पृष्ठ से मिलकर बना है तो इसमें कितने प्रकार के फ्लक्स शामिल होंगे, 6 दबालों के इसके फ्लक्स होंगे, ठीक है। हमें पता है कि किसी जो गॉस भाई साहब ने हमारा नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ पे चूंकि 6 फलकें हैं हमारी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, क्योंकि 6 पृष्ठ से ही निकलेगा फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना फाई नहीं है, Q है, ओके, मिसप्रिंट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश बराबर खालिस्तान और गुणा है समय। तो आपने क्या विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है कि भैया किसी चालक में समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। तो I बराबर होता है Q/T। यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टी कर दें तो Q = कितना आएगा, I/T, ठीक है। ऐसे ही बन रही ना इक्वेशन, देखो Q यानी क्या होता है हमारा आवेश, ठीक है, = यहाँ पे स्पेस है, इंटू क्या दिया है टाइम, यानी बीच में क्या आ जाएगा आपका विद्युत धारा आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, तो भैया मैक्सवेल ने। आपको पता होगा कि देखो मैक्सवेल ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या दी थी, अवधारणा, ठीक है। और सबसे पहले अगर आ जाए कि प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था, तो इनको थोड़ा बहुत 2 mm या ऐसा कुछ दूरी तक चलाया था किसने, हर्ट्ज ने, ठीक है, जिनके नाम से हम आवृत्ति का मात्रक जानते हैं। फिर आए थे हमारे जगदीश चंद्र बोस जी, जिन्होंने इसे 20 मीटर
के आसपास तक चला के दिखा दिया था विद्युत चुंबकीय तरंगों को। लेकिन जब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश चैनल के पार पहुंचाने की, तो वो थे हमारे मार्कोनी। इसीलिए हम बेतार व्यवस्था का जनक मार्कोनी कहते हैं। बेतार व्यवस्था यानी वायरलेस सिस्टम, लेकिन वायरलेस सिस्टम तभी संभव हो पाया ना जब हम सिग्नल्स को काफ़ी लंबी दूरी तक भेज सकें। तो लंबी दूरी तक चूंकि मार्कोनी ने भेजा था, इसलिए बेतार व्यवस्था का जनक कहा जाता है मार्कोनी को। ठीक है। तीसरा है त्वरित आवेश किस प्रकार की तरंगें बनाता है। तो चूंकि आपने पढ़ा है कि स्थिर आवेश, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो स्थिर आवेश होता है वह केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है। लेकिन जो गतिमान आवेश होता है वह विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यानी गतिमान आवेश से या त्वरित आवेश से उत्पन्न तरंगें कौन सी होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है। अंधेरे कमरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंगों का यूज होता है? आपको पता है कि अंधेरे कमरे में फोटोग्राफी के लिए हम अवरक्त प्रकाशीय तरंगों का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट को धोने के लिए यूज़ होता है, तो वो कौन सा होता है? फोटोग्राफी के लिए धोने के लिए जो अपन यूज़ करते हैं, लाल रंग का अवरक्त प्रकाश यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। सबसे पहले का एक ही बार हुई है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने कब की थी? 1896 में। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, सही जोड़ियाँ। तो सबसे पहले जैसा पहला इसमें दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा अमीटर, प्रत्यावर्ती धारा अमीटर, बताइए इसका संबंध किससे होगा? देखिए आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन काय के आधार पर होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो सीधी बात है कि प्रत्यावर्ती धारा अमीटर काय पे कार्य करेगा? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है। क्यू गुणक को क्या बोलते हैं हम? दृढ़ता कारक भी बोलते हैं। कब देखने में आता है? जब हम LCR परिपथ की श्रेणी या अनुनादी स्थिति पढ़ते हैं, उस टाइम पे हमें अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यू गुणक, दृढ़ता कारक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रेरित धारा की दिशा। तो बताओ भैया, जब भी हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यदि उस धारा के मान में हम परिवर्तन करें, तो उससे कुंडली से बद्ध या उस जिस चीज़ में वो धारा बह रही है, ठीक है, यदि उस तार में बहने वाली धारा के मान में हम लगातार परिवर्तन करेंगे, अर्थात उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके मान में भी परिवर्तन होगा, अर्थात उस चालक से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन, अर्थात उस कुंडली या उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे फैराडे के नियमानुसार उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित बीबा बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इस प्रेरित बीबा बल की दिशा या इस प्रेरित बीबा बल के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण जो हमारी धारा बहेगी, प्रेरित धारा, उसकी जो दिशा दी थी वो किसने दी थी? हमारी लेंज ने दिया था। आपको पता होगा उसने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें ये कुंडली से बार बार चुंबक को दूर ले जा रहा था और पास ला रहा था। इन दो कंडीशन में जो हमारे जो कुंडली थी वो चुंबक की भांति व्यवहार कर रही थी, कभी एन ध्रुव की भांति, कभी एस ध्रुव की भांति। ठीक है। तो जब वो एन ध्रुव की भांति क्रिया करती है, अर्थात जब आप कुंडली और किसी कुंडली और चुंबक के मध्य में क्या करते हैं? सापेक्ष गति करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसे हम मान लो दूर ले गए, ठीक है, या तो दूर ले जा रहे हैं या पास ले जा रहे हैं, तो यदि आपको किसी सिरे से देखने पर, ठीक है, आपको इसका सिरा एन ध्रुव की भांति दिखे, तो यानी धारा की दिशा कैसी होती है? आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आपको किसी सिरे पर देखने पर इसमें बहने वाली धारा की जो दिशा है वो कैसी दिखाई दे? आपको दक्षिणावर्ती दिखाई दे, यानी घड़ी की दिशा जो होती है वैसी दिखाई दे, तो वो जो हमारा कुंडली का ध्रुव होता है वो काय की भांति कार्य करता है? एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है। तो हमारा प्रेरित धारा की दिशा किसने बताई थी? लेंज ने। अब धारा का मापन कौन करता है? अमीटर। आपको पता है कि यदि हम धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ दें? अल्प प्रतिरोध का तार, जिसे शंट बोलते हैं, अगर वो जोड़ दें तो वो एक हमारा अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और शून्य विक्षेप की स्थिति क्या कहलाती है? काय में पड़ी है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति हमने पढ़ी है सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु में, मीटर सेतु में भी पढ़ी है और विभवमापी में भी पढ़ी है। क्या होती है शून्य विक्षेप की स्थिति? शून्य विक्षेप की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जबकि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर भी उसमें अगर हम धारामापी जोड़ दें उस परिपथ में, तो धारामापी की कुंडली में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात धारामापी में बहने वाली धारा का मान शून्य होना चाहिए। तो ये बच्चों की थोड़ी IQ चेक करने के लिए मैंने क्या किया था कि जोड़ियाँ मैंने आमने सामने दे दी, उनको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना ये जोड़ियाँ बिल्कुल सही दी हैं, इनमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपन एक शब्द या वाक्य में उत्तर पे। ठीक है।
चलिए ध्यान देते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे उसने पूछा कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको ये पता है ओमीय प्रतिरोध काय के लिए लागू होता है, केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक है। तो धातुओं में सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, वैसे तो चांदी है, लेकिन चूंकि हम विद्युत संबंधी कार्यों के लिए चांदी का थोड़ी उपयोग करेंगे, क्योंकि चांदी काफ़ी महंगी होती है, व्यवहारिक नहीं है, तो हम काय का यूज़ करते हैं, तांबे के तार का, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो तांबे के तार की मोटरें होती हैं, जिन मोटरों में तांबे की बाइंडिंग होती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी चालकता बहुत अच्छी होती है। तो ओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, तांबे का तार। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, जैसे कि उसका उत्तर तो उसके क्वेश्चन में ही है, अति चालक अर्थात ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत ज़्यादा हो, अर्थात कितनी हो, अनंत हो, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अति चालक। तो ठीक है, अति चालकों की जो हमारी चालकता होती है कितनी होती है, अनंत होती है। हाँ, यदि इनका पूछा जाए कि इनका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको अनंत लगा के आना, ठीक है, सॉरी 0, क्योंकि याद रखना कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध या उसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालकता का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो याद रखना कि अति चालकों की चालकता अनंत और प्रतिरोधकता 0 होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है हमारा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, ठीक है, वो क्या था कि किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात जितनी धाराएं अंदर की ओर आती हैं, ठीक उतने ही मान की धाराएं परिपथ से हम बाहर भेजेंगे, ठीक है, और दोनों का यदि योग निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सा नियम हुआ, प्रथम नियम हमारा आवेश संरक्षण का। जबकि द्वितीय नियम क्या था कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के, ठीक है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल के अंदर उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का कितना होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात बंद जाल के विभिन्न भागों की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है, या नियत रहती है। इसलिए द्वितीय नियम जो है किरचॉफ का वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं, ओम के नियम में भी और आई के मध्य कैसा वक्र बनता है। तो ओम ने क्या बोला था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी भी और आई में कैसा होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा कि भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है आई के, ठीक है। तो जब भी दो चीज़ों में अनुक्रमानुपाती संबंध बनता है तो एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी अल्टीमेटली उसी स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। तो जब हम इसे ग्राफ पे इसको मैपिंग करेंगे तो हमेशा याद रखना कि हमें एक सरल लाइन ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब यदि हम ऐसे दो वक्र बनाए कि एक हमारा अक्ष दर्शाए भी को और एक दर्शाए आई को, तो यदि भी का मान 1 हो गया तो आई का मान भी 1 होगा, ठीक है, और फिर भी का मान यदि 2 हो गया तो आई का भी 2 होगा। यानी अगर इन पॉइंट्स को हम ज्ञात करें यहाँ पे, ठीक है, और इस मिला के एक लाइन खींचे तो एक सरल रेखा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, सरल रेखा। चलिए अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब हम इन दोनों संबंधों को मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक निकल के आता है R = यहाँ पर रो निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा, रो निकल के आता है, ठीक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब जैसे मुझे रो का मात्रक चाहिए तो मैं पक्षांतर करूँगा। कैसे पक्षांतर करूँगा मैं, देखते हैं, रो = कितना आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दो a का, तो RA/L, ठीक है। अच्छा, ए यानी क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग यानी L का स्क्वायर बटे L, L से L कैंसिल, तो क्या आ गया, R × L। तो रो बराबर आ गया R × L। अब आपको भी पता है कि R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम, ठीक है, और L यानी लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वो आ जाएगा ओम × मीटर, ठीक है। अब बात आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन होती बताइए, उनके नाम में ही पूरी परिभाषा है कि भैया ऐसी तरंगें जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है, यानी विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं तथा दोनों ही परस्पर काय के
हमारा जिस दिशा में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, तरंग संचरण की दिशा। तो दोनों आपस में भी लंबवत होंगे, विद्युत तरंगें और चुंबकीय तरंगें, और दोनों ही साथ तरंग संचरण के भी कैसे होंगी, लंबवत होंगी। ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, फिर से मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान रखे हैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कवर किए हैं। ठीक है, देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, आपको भी पता होगा, ऑस्ट्रेड ने, कि भैया जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ओके। और सेकंड, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अमीटर बना कैसे था, जब हमने क्या किया था कि धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ा था, अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ा था जिसे शंट कहते हैं, वो जोड़ा था, तब जाके वो हमारा अमीटर में कन्वर्ट हुआ था। तो ध्यान रखना, एक अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है या नगण्य होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको शून्य ही लिख के आना है। हाँ, अगर आ जाए कि एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो अनंत होता है। ठीक है, तो ये आ गया, देखो क्वेश्चन भी आ गया कि एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो क्या लगा के आओगे आप हमेशा, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है हमारा भैया कितना, अनंत, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार या प्रतिरोध या लोड जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, शंट लगाने पर अमीटर की सुग्राह्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे, एक अर्धचालक तत्व है इनमें से, निम्न में से, तो आपने अर्धचालक तत्व अगर पढ़े होंगे तो आपको भी पता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन को क्या माना जाता है, अर्धचालक तत्व माना जाता है। जो भी आगे चल के आप डायोड पढ़े होंगे, आपने अर्धचालक युक्तियों में डायोड पढ़े होंगे, ट्रायोड पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर्स पढ़े होंगे जिन्हें ट्रायोड भी बोलते हैं, और आईसी पढ़ी होंगी, इंटीग्रेटेड सर्किट या समाकलित परिपथ। इन सब में काय का यूज़ करते हैं हम, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन, क्योंकि ये सब अर्धचालक के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक, जो कि 2 अंक है प्रत्येक पर। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उठाए 2 नंबर के, क्योंकि मैंने हाफ यूनिट का टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया आपको, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आवेश के क्वांटीकरण का क्या नियम है। ठीक है, ये कर लेना आप पहले चैप्टर से। दूसरा इसी का है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, जिसे हम कूलाम के वितकमवर्ग नियम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ना मत ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट के ही, विभव और धारिता से, कि भैया विभव की परिभाषा दीजिए और विमेय सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, इसका विमेय सूत्र बताना। तो विभव की परिभाषा आपको पता ही होगा कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य प्राप्त होता है, ठीक है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इसके बाद देखो, इसके अथवा में समविभव पृष्ठ के गुण हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्या, कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला इसका अथवा है कि विभव मापी व वोल्टामीटर में मतलब 2 अंतर लिखने हैं अपन को। ठीक है, कि विभव मापी ज़्यादा अच्छा होता है कि वोल्टामीटर ज़्यादा अच्छा होता है, वो होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो हमें वैसे पता होना चाहिए कि विभव मापी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। इससे हम अल्प से अल्प पाठ्यांक ले सकते हैं और काफ़ी शुद्धता से उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वोल्टामीटर शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, अतिचालक पदार्थ किन्हें कहते हैं, इनके उपयोग, तो अतिचालक मैंने बताया था कि अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है। अच्छा, इनकी अतिचालकता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इनकी अतिचालकता बहुत अधिक होती है, अर्थात इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, और प्रतिरोध किसका कम होता है, जिसका ताप ज़्यादा हो, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बहुत तेज़ी से कम होने लगती है और प्रतिरोधकता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, अतिचालक। ठीक है, उपयोग आप लोग पढ़ लेना। ओम का नियम मैं पहले भी आपको विकल्प में समझा चुका हूँ। ठीक है, और इसके माध्यम से हम प्रतिरोध, अच्छा एक बात याद रखना, प्रतिरोध किसका होता है, प्रतिरोध कुछ अलग से कुछ नहीं होता, जो चालक होता है जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका स्वयं, वो जो चालक होता है ना, वो स्वयं ही धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं काय के बारे में, हाँ ये देखते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करना है। तो ये वाली परिभाषा पता है काय से निकल के आएगी आपकी, ये चुंबकीय क्षेत्र से निकाल के लानी है हमें। यदि हम 2 चालकों को आसपास रख दें, समांतर रख दें, और एक में धारा प्रवाहित करें, तो दूसरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है,
अच्छा, अब मुख्य धारा और प्रेरित धारा यदि एक ही दिशा में बह रही है तो सीधी बात है दोनों चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यदि दोनों में बहने वाली धारा की दिशा हमने पढ़ा है कैसी है, अलग अलग दिशाओं में है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इन दैट केस वो जितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, उसी बल के आधार पे हम 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक देना है, बीमी सूत्र। क्या कारण है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती? बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि भैया यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हमारी कितनी 2 दिशाएं मिलेंगी, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि हमने 10वीं में भी पढ़ा है कि किसी बाह्य बिंदु वृत्त के किसी बिंदु पर या किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर केवल कितनी बल रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। लेकिन यहाँ तो कटान बिंदु पर 2 खींचेंगी, तो वो व्यवहार में संभव नहीं है। क्यूरी ताप भी आपने पढ़ा है कि क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप का वह बिंदु है जिस ताप पर किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता या चुंबकीय प्रवृत्ति पूर्णतया नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, इसका विमेय सूत्र लिखो। चुंबकीय फ्लक्स आप जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, इसका अथवा आया है वॉटहीन धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से आया है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो वॉटहीन धारा क्या होती है। यानी जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस प्रकार से धारा प्रवाहित करें, ठीक है, कि उसमें धारा तो प्रवाहित हो किंतु ऊर्जा की हानि ना हो, तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, वॉटहीन धारा। ठीक है, और वॉटहीन धारा प्राप्त करने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, चोक कुंडली का। आपने ट्यूबलाइट में देखा होगा, एक हम चोक लगाते थे पुराने जमाने की कांच की ट्यूबलाइट में। ठीक है, उसी चोक को क्या कहते हैं, हम चोक कुंडली कहते हैं। इसका एक और क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। आप भी जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा वो होती है जिसकी दिशा और आयाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, जबकि प्रत्यावर्ती वह धारा होती है, वह विद्युत धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि बदलते रहते हैं, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, वो ऐसे चलती है काय के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ऊपर नीचे चलेगी, जैसे कि ये है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो याद रखना कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना हमारी, ठीक है, उसमें प्रत्यावर्ती धारा पहले 0 से अधिकतम होती है, अधिकतम से फिर 0 होती है, 0 से फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होकर फिर 0 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, हमारा आवर्तकाल कहते हैं। इंग्लिश में से टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपको पता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा की केवल परिभाषा दीजिए। प्रतिरोध आपको पता है कि जब भी हम किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के साथ केवल क्या लगाएंगे, ओमीय प्रतिरोध, तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को क्या कहेंगे, प्रतिरोध ही कहेंगे। लेकिन जब उसमें हम प्रेरण कुंडली जोड़ दें या संधारित्र जोड़ दें तो उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, जब उसमें प्रेरण कुंडली हो तो उसके प्रतिरोध को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, और जब उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अकेला क्या हो, संधारित्र हो, तो उसके प्रतिरोध को बोलते हैं धारिता प्रतिघात। ठीक है, ये होता है प्रेरण प्रतिघात, ये होता है धारिता प्रतिघात, और ये होता है नॉर्मल प्रतिरोध हमारा। ठीक है, लेकिन जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR में से कोई 2, या तो L और C ले लो या R और C ले लो या RL ले लो, इन 2 या 2 से अधिक लेते या तीनों ले लो LCR, तब फिर जो उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होता है उससे क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, और उसे कैसे दर्शाते हैं, Z से। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सब कुछ, आप लोग पढ़ लेना। विद्युत बल रेखाओं के गुण बताने थे, तो देखो एक गुण तो यही मिल गया था कि क्या कारण है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो ये वाला 11वां, एक तो यही गुण मिल गया यहाँ पे आपको। ठीक है, और भी होते हैं, तो गुण वो आप देख लेना कि जैसे कि विद्युत बल रेखाएं क्या बनाती हैं, खुला वक्र। एक क्वेश्चन अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसा वक्र बनाती हैं, खुला, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, अगला देखते हैं
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत विद्युत पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। यदि नहीं आता समझ में, नहीं बनते ये सब कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में बोलें तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अब यहाँ से पूरे 3 नंबर के क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत आसान है, आपको भी पता है, सिद्ध करना देखा होगा आप लोगों ने कि मान लो कि ये हमारा कोई गोलीय चालक है, ठीक है, और ये इसकी क्या है हमारी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी जो धारिता होती है वो होती है 4πε0 × r, ठीक है। यानी अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें, इस पूरे को कांस्टेंट मान लें, तो C हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाता है काय के, R की। इसलिए हम बोलते हैं किसी चालक की जो क्या होती है हमारी विद्युत धारिता यानी C होती, कैपेसिटी होती है, वो हमारी रेडियस यानी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बाद अथवा में देखते हैं 3 संधारित्रों का आपका समांतरक्रम संयोजन है, तो आपको पता है इसका आंसर आता है C = C1 + C2 + C3। समांतरक्रम में जोड़ लेना है इनको। जब भी समांतरक्रम में जोड़ते हो तो हमेशा याद रखना कि विभव अर्थात वोल्टेज कभी चेंज नहीं होगी, कभी नहीं बटेगी, विभव हमेशा एक सा रहेगा, क्योंकि दो बिंदु किसी भी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभव हमेशा एक सा रहता है, ठीक है, अगर उनके वो बिंदु विभव के एक समान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है विद्युत धारा व चुंबकीय विद्युत धारा यानी I और अनुगमन वेग यानी जानती होगी, ठीक है, VD में अपन को क्या बताना है, संबंध बताना, और VD को अपन जानते हैं, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अथवा है विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। तो याद रखना जब भी कोई अंतर लिखते हो ना तो सबसे पहले क्या लिखा करो, पहला अंतर होना चाहिए उनकी परिभाषाएं। आफ्टर दैट हम इसमें 2 अंतर और लिखेंगे, टोटल 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का नियम। समझाइए, किरचॉफ का नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको दोनों नियम पता हैं, और मैंने अभी अब खालिस्तान करवा रहा था कि भैया द्वितीय नियम काय पे आधार है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, तो वहाँ पे मैं वैसे ही समझा चुका हूँ दोनों, ठीक है। उसमें से पहला बताना है तो वो भी मैंने बताया था, आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। इसके अथवा में देखिए मैंने न्यूमेरिकल रखा है, सब सॉल्व करवाए हैं। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। रट लो भैया कि जब भी आप किसी तार की लंबाई को दोगुना करोगे तो प्रतिरोध हमेशा जितना है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 4 है ना, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, लेकिन चूंकि ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, विकल्प नहीं है, ठीक है। अब जैसे 18वां है कि भैया 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध का पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम, पार्श्वक्रम को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कीजिए। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में आपको पता है प्रतिरोध में क्या होता है, 1/r = 1 आ जाएगा 2 + 1/4 + 1/5। एलसीएम लेना, आंसर निकाल देना, एंड में 1/r का व्युत्क्रम कर देना तो r की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अथवा में मैंने रखा है एक हीलियम नाभिक में 1 मीटर, यह नहीं 1 एम्पियर की दूरी पर, यहाँ गलत छप गया है, 1 होना था, अच्छा एंगस्ट्रॉम है, हाँ तो ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10 के ऊपर ऋण 10 की घात मीटर होता है, ठीक है, कि दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको बहुत अच्छे से सूत्र पता होगा, E = 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, 9 × 10⁻⁹ ये होती है। और यहाँ पे आवेश कितना होगा, तो चूंकि एक हीलियम में होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 के ऊपर ऋण 19 की पावर, तो उसका हम ट्वाइस कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलियम में 2 हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और बटे में दूरी में क्या लिखना है मुझे, 10 की घात ऋण 10, क्योंकि मैं मीटर में लूंगा, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 10 मीटर का वर्ग कर देंगे, सॉल्व आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 19 बार देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको भी पता है कि लॉरेंज बल 2 प्रकार का पढ़ाया गया है आपको। एक तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला जो होता है F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा मैं लिख के बता दे रहा हूँ। किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल होता है आपका, सॉरी थोड़ा सा, QVB sin थीटा। और यदि कोई चालक है, L लंबाई का तार है, तो उस पर होता है ILB sin थीटा, ठीक है। रट के रख लो भैया, बहुत काम की चीज़ है।
ये लॉरेंज बल है किस पर, किसी गतिमान q आवेश पर लगने वाला, ठीक है, और ये है किसी l लंबाई के तार पर लगने वाला लॉरेंज बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक देख लीजिएगा आप, यहाँ पे एक हमने आपको न्यूमेरिकल फिर से दिया है। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो एक आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20वां देखते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत अच्छे से पता होंगे। पहला नियम ये होता है कि यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि कुंडली से बद्ध या कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। दूसरा नियम था इसका, पहले नियम से तो ये पता चल गया भैया कि प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो गया, लेकिन दूसरा नियम ये बताता है कि प्रेरित विभव बल की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो उसका सूत्र दिया है, ठीक है, कि प्रेरित विभव बल यानी ई वो अनुक्रमानुपाती होता है काय के, फ्लक्स में परिवर्तन यानी d∅/dt के, ठीक है। तो सूत्र रूप में यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख देना कि जो ये प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा ये d∅/dt के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, जहाँ पे यहाँ एक नियतांक आता है हमारा माइनस का k आता है, ठीक है, जिसकी हमारी एसआई पद्धति में वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो E हो जाता है हमारा माइनस का d∅/dt। माइनस चिन्ह बस ये बतलाता है कि प्रेरित जो ये उत्पन्न हुआ है ना विभव बल, ये प्रेरित विभव बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला था न्यूमेरिकल आपका 20 का अथवा कि एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, φ कितना है 6t² + 7t + 1 है, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड पर अपन को क्या निकालना था, इसका विभव बल। तो भैया विभव बल कुछ नहीं है, इसी सूत्र में क्या करना, फाई की जगह फाई का मान रखना, कितना था 6t² + 7t + 1, इसका कर देना आप अवकलन, तो कितना आ जाएगा E माइनस अवकलन आएगा 6 दूनी 12t, इतना तो आपने पढ़ा होगा यार अवकलन, और इसका आएगा 7। बस यहाँ पे क्या करो आप, समय दिया है हमें कितना 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पे बस t की जगह पे क्या रख दो 2 रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -12 दूनी 24 और +7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24 और 7 कितने होते हैं 31, तो -31 वोल्ट, ये आ गया आपका विभव बल, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। इतना आसान था, सोचो 3 नंबर फ्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास आपको भी पता है कौन कौन से होते हैं, ताम्र ह्रास होता है, लौह ह्रास होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ह्रास होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसका अथवा है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, पहली बात तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो क्या करता है, हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करती है, नियंत्रित करती है। नियंत्रित कैसे करती है, या तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आप बढ़ा दोगे वोल्टेज को, जब ज़रूरत होगी तो घटा दोगे, ठीक है। तो जो इसमें 2 होते हैं, एक होता है पहला स्टेप अप यानी उच्चाई, उच्चाई क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है भैया, धारा को कम कर देता है। अपचाई क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है और धारा को बढ़ा देता है, ठीक है। उच्चाई में और अपचाई में ये ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया पे आधारित होता है, ठीक है। इसमें भी 2 कुंडलियाँ होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल, चाहे उच्चाई हो चाहे अपचाई हो, दोनों में कॉइल हैं 2 टाइप की होंगी, ठीक है। एक प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली, एक होगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसके बाद हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर का परिपथन नियम, आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये नियम आप रट लो भैया, आएगा इस बार देख लेना, 101% देखने मिलेगा। एम्पियर का परिपथन नियम ये होता है, निर्वात में किसी पृष्ठ के या किसी पृष्ठ के चारों ओर या पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के या बंद पृष्ठ के चारों ओर काय का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, यानी क्या करेंगे हम, लंबाई के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, सॉरी गलती हो गया बी, यहाँ पर dl, तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गिरे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका रेखीय समाकलन जो होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरी यानी उसमें बहने वाली कुल धारा का क्या होता है, μ0 गुना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्पियर का परिपथन नियम, इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं, वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद संट, इसको तो भूलना ही मत, आना ही है, छपा मिलेगा पेपर में कि संट क्या होता है, तो भैया एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है,
क्या काम है इसका? तो इसको हम धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा देते हैं, जिससे धारा मापी की कुंडली की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। 23वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करो। इससे ईजी मुझे नहीं लगता निरक्षीय स्थिति में कुछ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं लेना, हम एपी की जगह एंड में जब परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो एपी की जगह क्या रख देते हैं, बीपी रख देते हैं। 1/बीपी से 1/बीपी कैंसिल हो जाता है और तीव्रता 0 आती है। तीव्रता नहीं, सॉरी, विभव शून्य आता है, ठीक है, विभव शून्य आता है, तीव्रता का भी शून्य नहीं आती, ठीक है। अथवा में आपका दिया है गॉस का प्रमेय, जो कि आपको पता ही है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, यानी हमारा जो फाई होता है, फाई, यहाँ देख लो, थोड़ा मोबाइल पकड़ने की दिक्कत हो रही है आज। फाई होता है, फाई ई, वो कितना होता है, निर्वात में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित यानी आवेश Q का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q1 + Q हो जाएगा और अपन कितना आ जाएगा, ε0। इसको अपन को प्रूफ कर देना है, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह की मैं और भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और भी आप लोग के लिए मटेरियल लेके आऊं ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, ओके। उसमें मेरा नंबर भी दिया है और नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, पोस्टर पे पीछे लगा है, विद्यासागर एजुकेशनल एकेडमी के इस पे पोस्टर पे। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नीड हो, कोई मटेरियल, कोई अगर नोट्स की दिक्कत जा रही हो, किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी, ओके। नाइस टू टॉक यू एंड आपके लिए ये मटेरियल प्रोवाइड करवा के खुशी हो रही है, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, गुड बाय।